एडनेक्सा, यूट्रस के इर्द गिर्द की जगहें, लिखा हुआ रहम के इर्द गिर्द जगहें, इनको हम क्या कहते हैं? एडनेक्सा। स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग द यूट्रस आर कॉल्ड एडनेक्सा। स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग द यूट्रस आर कॉल्ड एडनेक्सा। ठीक है। देयर आर 4 पार्ट्स इन एडनेक्सा। एडनेक्सा में 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1 फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब आगे जाके किससे मिलती है? ओवरी से। सेकंड पार्ट इज ओवरी। थर्ड पार्ट ओवरी यूट्रस के साथ अपनी जगह पे फिक्स होती है, जुड़ी हुई होती है। तो वो कौन सी चीज़ है जो इसको फिक्स करती है अपनी जगह पे? ब्रॉड लिगामेंट। अगर तरतीब से याद रखेंगे तो भूलेगा नहीं। यूट्रस से बाहर क्या निकल रहा है? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब पहला हिस्सा हो गया। फैलोपियन ट्यूब आगे जा रही है ओवरी में, दूसरा पार्ट ओवरी हो गया। ओवरी यूट्रस के साथ अपनी जगह पे इन प्लेस है, जुड़ी हुई है। तो यूट्रस उसके दरमियान रस्सी का या धागे का जो काम कर रहा है वो क्या है? ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है। ब्रॉड लिगामेंट एंड लिखो एंड राउंड लिगामेंट। ब्रॉड एंड राउंड लिगामेंट, 2 लिगामेंट है। ठीक है। तो ये 3 ये हो गए। एंड 4th मैंने आपको लिखवाया था कर्ली सेक्स। तो 4 चीज़ें आपकी क्या हैं? एडनेक्सा का पार्ट है ये। अच्छा, अब ये देखें आप। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रॉड लिगामेंट आपको अल्ट्रासाउंड में नजर आता है? ब्रॉड एंड राउंड लिगामेंट अल्ट्रासाउंड में नजर आता है? नहीं नजर आता। फैलोपियन ट्यूब नजर आती हैं? कब नजर आती हैं? जब नॉर्मलिटी हो। फिर 2 चीज़ें माइनस हो गई। पीछे कितने रह गई जो अल्ट्रासाउंड पे नजर आएंगी? ओवरीज नजर आते हैं, कर्ली सैक और ओवरी। ठीक है, वेरी गुड। अब ये देखें, ये आपका पार्ट्स का है। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स कितने हैं? ये मैंने आपको लिखवाया था पहले। लिखें, फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं। बल्कि 5 पार्ट्स लिखें, 5 पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो पहला पार्ट जो है ये वाला है, इसका क्या नाम है? इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम। ठीक है। सेकंड पार्ट इज isthmus। थर्ड वन एम्प्यूला। 4th वन इनफंडिबुलम। और 5वां होता है फिम्ब्रियाई। हाँ जी, इनफंडिब्यूलम। फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई। FIMBRIAE। तो ये 5 पार्ट हैं, फिम्ब्रियाई, इनफंडिबुलम, फिम्ब्रियाई। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इंटरस्टिशियम कौन सा पार्ट है? इंटरस्टिशियम इज़ द फर्स्ट पार्ट, फैलोपियन ट्यूब का पहला हिस्सा जो कि यूट्रस के साथ लगा हुआ है। ऐसे ही है। First part of fallopian tube that is attached to the uterus.
तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ, ठीक है, इंटरस्टिशियम कहलाता है। सेकंड पार्ट एंड isthmus isthmus is a narrow part of fallopian tube. Isthmus is a narrow part of fallopian tube. ये fallopian tube का सबसे तंग हिस्सा होता है। This is the part where ectopic pregnancy mostly occurs. This is the part of fallopian tube. This is the part of fallopian tube where ectopic pregnancy mostly occurs. समझ आई है इसकी सेंटेंस की? क्या होता है isthmus? Mostly occurs. क्या समझ आइए शाइस्ता? हाँ, 99% केसेस के अंदर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो यहाँ होती है। 99% केसेस के अंदर अगर 100 मरीज एक्टोपिक प्रेगनेंसी के आए हैं ना आपके पास, मतलब आपने डाटा इकट्ठा किया है लाखों मरीज़ों का, लाखों में से 100 केस आपको ऐसे मिले, 1 लाख में से 100 ही निकलेंगे ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले। अब आपने वो 100 एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले साइड पे कमरे में ला के बिठा दिए, उन 100 में से 99 की एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सी जगह पे होगी? कौन से हिस्से में? isthmus में, ठीक है? समझ आ गया कॉन्सेप्ट? थर्ड वन एम्प्यूला। थर्ड पार्ट ऑफ fallopian tube is ampulla where fertilization occurs. ठीक है, isthmus में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा होते हैं, एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन के चांस ज़्यादा होते हैं। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? देन क्या बनता है? जाइगोट बना। एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ी है आपने, मुझे लग रहा है। आपको चीज़ें मैडम को सर याद हैं वैसे कुछ कुछ हैं जो आपने कभी पढ़ा था, हालांकि मेरा ख्याल काफ़ी अर्सा हो गया होगा आपको जॉब करते हुए। कितना अर्सा हो गया? ये जो हमारे टीचर थे जो हमें पढ़ाते थे, अच्छा, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और हमें एक चीज़ ऐसे करवाती क्या कराती है? पनिश हमें करती थी जिस दिन हमें लेक्चर में करना होता। अच्छा, 3 साल हो गए ये उन्हें BSN किया था। हाँ, अच्छा, 3 साल के बाद भी आपको चीज़ें कुछ ना कुछ याद हैं, अदरवाइज़ बंदे की जॉब में आके इतनी मत मारी जाए। इनफंडिबुलम जो है ये लास्ट पार्ट ऑफ, लिखे ना आप ज़रा, लास्ट पार्ट ऑफ fallopian tube where fimbriae are attached. Last part of fallopian tube where fimbriae are attached. अच्छा जी, fallopian tube where fimbriae are attached. Fimbriae are attached, ठीक है। अब एक आगे हेडिंग दें, फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई क्या है? फिम्ब्रियाई क्या हैं? फिम्ब्रियाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस that capture eggs from ovaries.
तो मैंने आपको लिखवाया था कि इसके 5 हिस्से हैं, इंटरस्टिशियम, इस्थम, एम्प्यूला, इन्फंडिबुलम, फ्यूमरियाई। 5 हिस्से आपको इसलिए लिखवाए थे कि आपको पांचों नाम याद रहें। अदरवाइज़ जो मतलब वर्ल्ड वाइड 4 हिस्से कहा जाता है इन्फंडिबुलम तक, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल काम करना है ना। हमको यहाँ पे थ्योरी का एग्ज़ाम देने के लिए तो नहीं बैठे हुए ना, या आपको कोई रिटर्न आपने को पास करना हो, आपकी डिग्री मिलनी हो आपको, ऐसा तो नहीं है ना। या कोई डिप्लोमा आपको मिले जी, 6 महीने का डिप्लोमा या साल का डिप्लोमा या डिग्री देंगे आपको। तो ये आप इसलिए इस तरह बताने का मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मुझे ये डर था कि मैं अगर आपको 4 नाम लिखाता हूँ तो आपको बस 4 ही याद रह जाएंगे, 5वां आपके जहन से निकल जाएगा, मैनेज न कर बैठे, इसलिए मैंने 5 नाम लिखवाया आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन्फंडिबुलम इज़ द लास्ट पार्ट, असल में इन्फंडिबुलम लास्ट पार्ट है, जिसके आगे उंगलियों की तरह जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं, जिस तरह उंगलियाँ हैं ये निकली हुई हैं ना। ये क्या करते हैं, यहाँ से ओवरी से अंडा निकलता है, उसको ये हथेली में ले लेती हैं, उठा लेती हैं, कैप्चर कर लेती हैं, कैप्चर करके अंडा यहाँ पे आता है इन्फंडिबुलम में। इन्फंडिबुलम से वो जो एग है वो कहाँ आता है, एम्प्यूलम में, ठीक है। ये देखें अब ये सेकेंडरी ओसाइट या एग या ओवम ओवरी से ये कैप्चर हो रहा है, ये कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूमरियाई इन्फंडिबुलम में आया, यहाँ पे एम्प्यूला में आया, एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन है 90% 99% कहाँ पे होती है, एम्प्यूला के अंदर। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ होती है, इस्थमस के अंदर। इस्थमस के अंदर क्यों होती है, इस्थमस इज़ अ नैरो स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था कि इस्थमस को आप नेक समझें, गर्दन बताया था ना मैंने आपको, कि मैंने आपको बताया जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ते हैं तो थायराइड ग्लैंड के अंदर 2 लोब राइट साइड पे होते हैं, 2 लेफ्ट साइड पे होते हैं, दरमियान में नैरो स्ट्रक्चर होता है जो दोनों को जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, इस्थमस। थायराइड ग्लैंड का नैरो पार्ट दैट कनेक्ट्स राइट एंड लेफ्ट लोब्स इज कॉल्ड इस्थमस, ठीक है। वो नेक को कहते हैं, नेक ऑफ। इसी तरह यहाँ पे भी जो नेक है, जो नैरो पार्ट है, जो तंग पार्ट है, उसको कहते हैं इस्थमस। अब जब एग एंड स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं और जाइगोट बनता है, जाइगोट मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होकर जाइगोट का साइज थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाए और ये तंग हो तो जाइगोट यहाँ पे फंस जाता है, समझ आई। एक सिंगल सेल था स्पर्म का, एक सिंगल सेल था एग का, 2 सेल मिले जाइगोट बना, जाइगोट की मल्टीप्लिकेशन होती है, जाइगोट का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा साइज होता है, तो अब उसने फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला में हो रही है, उसने यहाँ पे आके इम्प्लांट कहाँ पे होना था, ये पढ़िए इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर, यूट्रस के अंदर उसने इम्प्लांटेशन होनी थी। लेकिन अगर साइज़ यहीं पे उसका ग्रो हो गया, बड़ा हो गया, अब वो यहाँ तंग रास्ता है, यहाँ से वो गुजर ही नहीं सका। जब वो गुजर ही नहीं सका तो वो इस्थमस के अंदर ही रुक जाता है, यहीं पे वो क्या हो जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बन जाती है। बात फॉलो की, कोई कन्फ्यूजन इसमें? हाँ जी पूछें। Ectopic pregnancy is always a pregnancy that is outside the uterus. Ectopic pregnancy is a pregnancy that is outside the uterus. ये पता है आपको? तो outside the uterus 99% प्रेगनेंसी कहाँ होती है, इस्थमस के अंदर होती है। 1% प्रेगनेंसी कहाँ हो सकती है, ओवरी के अंदर भी हो सकती है, ठीक है, सर्विक्स के अंदर भी हो सकती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी हो सकती है। बात फॉलो कर रही हैं? तो 1% प्रेगनेंसी कैन भी रप्चर हो जाए, फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाती है, कुछ थोड़ा सा गैप बन गया है, थोड़ी सी रप्चर हो गई है, वाल वीक हो गई हैं, उसकी वाल वीक होने की वजह से वो जो सेल जाइगोट बना था वो वहाँ से निकल गया है, इस तरह फैलोपियन ट्यूब से। ये सवाल बड़ा अक्सर जब हमने पढ़ा था ना, जब हमें पढ़ाया गया था तो हम भी बड़े हैरान थे कि ये जो रूट बन रहा है इसमें तो कोई चांस ही नहीं है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी का ना। तो फिर ये ख़ुद मुझे याद है, मैंने भी ये क्वेश्चन किया था, हमें पढ़ाने आए थे वहाँ से प्रोफेसर थे इजिप्ट से। इजिप्ट कौन सा मुल्क है, मिस्र। मिस्री टीचर ने हमें अल्ट्रासाउंड पढ़ाया था, प्रोफेसर थे।
उन्होंने जब ये बताया तो मैंने कहा कि सर हाउ इज़ दिस पॉसिबल ना, हाउ कैन प्रेगनेंसी बी इन एब्डोमिनल कैविटी। फिर उन्होंने ये बताया था मुझे कि सम टाइम लाखों में से एक केस होता है ना, लाखों में, अदरवाइज फेलोपियन ट्यूब फट जाए, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाता है और एट द एंड जो है पेशेंट डाई भी कर सकता है, मर भी सकता है, मर सकता है ना। तो कोई एक ऐसा केस हो जिसमें हल्का सा वो जगह बने, वो रप्चर हो, प्रेगनेंसी आउटसाइड फेलोपियन ट्यूब हो जाए, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हो जाए और वो जो फेलोपियन ट्यूब है वो ऐसा ऐसा खुद ही वॉल आपस में मिल जाए, तो ये लाखों में से एक केस होता है, लाखों में से एक केस होता है। तो ये एक नॉलेज के लिए कि ये प्रेगनेंसी कैन बी इन एब्डोमिनल कैविटी और 99% इन इस्थमस। ठीक है, ये मैकेनिज्म समझ आया आपको? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इंटरनल पोर्शन, इंट्राम्यूरल, पोर्शन। इंट्राम्यूरल पोर्शन। इसके बाद इसका से गुजर के इंटरनल पोर्शन। नो 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 नो, एंडोमेट्रियल कैविटी में आएगी। म्यूरल कहते हैं मसल्स को, इंट्राम्यूरल पोर्शन ये मस्कुलर पोर्शन है, इंट्रा अंदर, मस्कुलर, म्यूरल मसल, तो ये मसल वाला पोर्शन जो है ये फंडस है ना ये। ठीक है, अब ये देखें अब प्रेगनेंसी कैसे होती है। सेकेंडरी वो साइट फिम्ब्रियाई ने पिक किया, इनफंडिबुलम में आया, एम्प्यूलम में फर्टिलाइजेशन हुई इस, और वो जो जाइगोट बना, जाइगोट आगे वो ब्लास्ट बना, देख रहे हैं वो ब्लास्ट बन के ये आके इम्प्लांट हुआ। इम्प्लांटेशन इसकी कहाँ पे होती है? एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर, यहाँ या यहाँ। ठीक है, इसको लगते हैं 7 दिन। 7 दिनों के अंदर ये पहुंचता है हाँ वे एंडोमेट्रियम के अंदर। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी यही काम करना है। आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे हो रहा है। जब फर्टिलाइजेशन हुई उसके 7 दिनों के बाद जाइगोट कहाँ पहुँचा? एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर। 14वें दिन आपको पता है ओवुलेशन कौन से दिन होती है? पता है इसको? व्हाट इज ओवुलेशन? व्हाट इज बताएं जी, लिखें ओवुलेशन की हेडिंग दें। हाँ लिखें, रिलीज ऑफ मेच्योर एग फ्रॉम द ओवरी or from the dominant follicle. Mature egg from the dominant follicle. From the dominant follicle. डोमिनेंट फोलिकल के स्पेलिंग आते हैं या लिखूं? DOMINANT डोमिनेंट, FOLLI CLE जनाब, CL नहीं, डोमिनेंट फोलिकल्स नहीं, फोलिकल S नहीं लिखना आपने। इट इज़ अ सिंगल डोमिनेंट फोलिकल इज यूजुअली अ सिंगल, एक होता है ये, एक डोमिनेट करता है फोलिकल, सारे एक अंडा निकलता है, एक अंडा रिलीज होता है। ठीक है जी, तो समझ आ गई? डोमिनेंट फोलिकल से अंडा निकला, इस प्रोसेस क्या कहते हैं? ओवुलेशन। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डे का तो ओवुलेशन कौन से दिन होती है? 14वें दिन होती है। गुड, ओवुलेशन होती है 14वें दिन इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डे। अब ये देखें, अब अंडा रिलीज हो, एग कितनी लाइफ होती है एग की? लाइफ ऑफ एग
एग की कितनी लाइफ है एग की? एग की कितनी है? 24 आवर। लिखो लाइफ ऑफ एग इज एंड लाइफ ऑफ स्पर्म 48 to 72 आवर, 2 से 3 दिन। ठीक है, समझ आ गई? कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है आपकी, कोई गैदर हो रही है माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन कि प्रेगनेंसी कैसे होती है? अब ओवुलेशन हुई 14वें दिन। 14वें दिन अंडा ओवरी से निकला। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का था? ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है आपको, ये थ्रू आउट लाइफ काम आएगा आपको। 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एग रिलीज़ हो रहा है 14वें दिन। एग की एज कितनी है? 24 आवर। इसका मतलब है कि 14वें दिन जब अंडा रिलीज़ हुआ है तो 15वें दिन उस अंडे की लाइफ ख़त्म हो जाएगी ना, मर जाएगा। जब वो मर जाएगा तो अगर 16वें दिन मेटिंग प्रोसेस होता है और स्पर्म 16वें दिन अगर आता है, एग इज़ डाई, अंडा तो ज़िंदा नहीं है, तो स्पर्म एग के साथ 16वें दिन नहीं मिल सकता ना, एग डाई हो चुका है। तो इट मीन्स कि चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो हैं लेस हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर लोगों को ये मसला आ रहा होता है कि जी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है। इस कॉन्सेप्ट की समझ आइए आपको? तो इसीलिए आप लोगों अक्सर ये देखा होगा कुछ केसेस होते हैं जिसमें इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, जी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उसमें अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है फॉलिकल्स का, डोमिनेंट फॉलिकल या फॉलिकुलर अल्ट्रासाउंड। सुना है कभी वर्ड ये नाम आपने? वो क्यों करवाया जाता है फॉलिकल अल्ट्रासाउंड? अंडा नज़र ही नहीं आता अल्ट्रासाउंड पे, फॉलिकल नज़र आते हैं। तो मैडम ने आपको आपको मैडम ने कहा मैं इसको फॉलिकल समझाऊंगी, मुझे 2 हफ्ते लग जाएंगे। होता है ना, अक्सर हम इग्नोर करते हैं। देखो अब उनको अगर फॉलिकल कहेंगे वो तो सिर खा जाएंगी, एक ही चीज़ होती है, सर खा जाएंगे ना। देखो ना काफ़ी सारे वर्ड होते हैं, मैं खुद मेरे पे मरीज़ आते हैं अल्ट्रासाउंड वाले, मैं ऐसे ऐसे उनको वर्ड बोल रहा हूँ जो कि होते ही नहीं है, मेडिकल टर्म में होते ही नहीं है, उनका कोई काम ही नहीं होता। देखो फॉलिकल कहते हैं, अंडा तो नज़र नहीं आएगा ना। देखो अंडा मतलब आपके बॉडी के जो सेल है उस सेल का भी आधा सेल है अंडा। आपकी बॉडी आपकी आँख में करोड़ों सेल हैं। अब मैं कहूँ कि एक सेल देखो, मुझे मतलब है कि आपकी जो आँख की पुतली है ना इसके अंदर लाखों करोड़ों सेल हैं। ये 20 करोड़ ये आँख की पुतली मुझे दूर से नज़र आ जाए तो बड़ी बात है। ऐसे ही ना, थोड़ा मैं दूर डिस्टेंस कर रहा हूँ तो नज़र आ जाएगी, नहीं नज़र आएगी। और उसमें से भी अगर एक सेल मैंने देखना हो तो मैं कैसे देखूँगा? तो अंडा नज़र नहीं आता, अंडा जहाँ से निकलता है वो जगह नज़र आती है। ठीक है, तो वो जगह कौन सी है? डोमिनेंट फॉलिकल। वो जो कहा जाता है कि जी अगर आपको डेट आ रही है, फॉर एग्जांपल यकम को, एक सिंपल करते हैं इसको, बहुत सिंपल, एक पेशेंट को कहा जाता है कि जी आपको जो मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं यकम, कौन सी डेट है? अक्टूबर को, सितंबर चल रहा है, तो आपने मेरे पास आना है 12 तारीख को, ऐसे कहते होंगे, या 13 तारीख देते होंगे, या 11 देते होंगे, हैं?
12 दिन बाद ये 13, 14, 11 ये एग्जैक्ट देती है मैडम, लेकिन ये वेरी करती है डेट, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी कर रहा होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी कर रहा है तो ये डेट भी वेरी करती है। लेकिन कुछ में देखा है ये डेट है, कुछ 21 डेज बिल्कुल होता है ना, 21 का भी होता है, 35 का भी होता है। अगर 21 से कम हो तो यू मस्ट कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट, अगर 35 से ज़्यादा हो तो आपको फिर दोबारा कंसल्ट करना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट को, ठीक है। 21 से 35 तक ये नॉर्मल वेरिएशन है, ठीक है। अच्छा, बात हम क्या कर रहे थे, मैं आपको बड़ा कॉन्सेप्ट कीमती समझा रहा था, फॉलिकल, डोमिनेंट फॉलिकल की बात हो रही थी। तो ये 12वें या 13वें दिन अंडा निकला, बल्कि 14वें दिन अंडा निकला, उसको कैप्चर किया। अगर स्पर्म उससे पहले पहुंचता है, 14वें दिन अंडा निकलना है, अगर स्पर्म 13वें दिन है तो स्पर्म की लाइफ कितने हैं, 72 दिन, 3 दिन की है। तो 13वें दिन भी अगर स्पर्म आके ऑलरेडी पड़ा हुआ है बॉडी के अंदर, यहाँ पे एम्प्यूला के अंदर आके वो रेस्ट कर रहा है, एग रिलीज़ हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं। अब 3 दिन का मार्जिन है स्पर्म का, लेकिन एग का मार्जिन जस्ट 1 दिन का। जो ओवुलेशन है उसके 2-3 दिन बाद प्रेगनेंसी के चांसेस ख़त्म होते होते बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि एग है ही नहीं, और ओवुलेशन जस्ट 1 दिन होती है। और 1 दिन के अंदर भी 1 लम्हे के अंदर होती है ओवुलेशन, 1 लम्हे में होगी ना, रप्चर हुआ एग निकल गया, वही लम्हा है, उसके बाद आप 24 आवर एग वो कर लें। तो ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट होता है, बाज़ लोगों को नहीं पता होता, ठीक है, कि मीटिंग कब करनी है, कैसे, क्या नाम है, प्रेगनेंसी के चांसेस कब ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उनको फिर अक्सर ये आम तौर पे ये समझा जाता है कि जी डेट के मेंसेस के फ़ौरन बाद ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेंसेस के पहले 4-5 दिन तो एग के चांसेस ही नहीं रिलीज़ होने के। कॉन्सेप्ट समझिए ना, 28 दिन का साइकिल है, 6 दिन का मेंस्ट्रुअल फेज़ है, 6 दिन ये हो गए, पीछे कितने दिन रह गए, 8 दिन, 14 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, तो 6 दिन, 7, 8, 9, 10, 11, इन 5 दिनों के अंदर तो देयर इज़ नो चांसेस, क्योंकि नो एग, बल्कि 11, 12, 13 तक 7 दिन तो कोई चांसेस नहीं है ना। 14वां दिन जो है ये ज़रूरी है, 14वां, 15वां, 16वां या 13वां, ये 3 दिन है, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, ये 4 दिन जो हैं, मतलब आप इसको ऐसे समझ लें कि डेट के 5 दिन के बाद आप उनको गाइड कर सकते हैं। उनको कहेंगे जो आपकी डेट जब ख़त्म हो जाए तो उसके 5 दिनों के बाद चांसेस आपके प्रेगनेंसीज के ज़्यादा हैं। लेकिन आम लोगों को समझाने के लिए अब कौन उनको समझाता फिरे कि जी वो कहेंगे क्यों भाई, इसमें क्या है, इसमें क्या है, और लोग फिर इसलिए कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं भाई उसके बाद ऐसे ही होता है ना। हाँ, अपनी जान छुड़वाने के लिए हम क्या देते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, समझ आ रहा है कि नहीं, तो कन्फ्यूजन है इसमें बताएं मुझे। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, यहाँ इतना हो गया है। अब हम क्या करने वाले हैं आगे, एग की लाइफ आफ्टर 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टॉपेज ऑफ मेंसेस, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आई। स्टार्ट होने में उस वक्त नहीं, उसका कोई चांस नहीं, ज़ीरो चांस, ज़ीरो से भी माइनस। आप इसको ऐसे याद कर लें, मेंसेस के बाद 28 दिन का साइकिल है जिन पेशेंट का, उनका 5 से लेके 10, ये 5 दिन इंपॉर्टेंट है। 5वें दिन से शुरू करके 10वें दिन तक ले जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के चांसेस इसमें 100% है, 5 से लेके, और उसकी रीज़न मैंने आपको समझा दिए, ओवुलेशन साइकिल, एग लाइफ और स्पर्म लाइफ, ये 3 चीज़ें मैटर करती हैं इसके अंदर। समझ आ गई है? 10 दिन के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस ख़त्म होते तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। इसी तरह मेंसेस के बिल्कुल अगला दिन जो है, और 6 दिन जो है वो मेंसेस ख़त्म हो रहे हैं, और 7वां दिन अगर मीटिंग होती भी है तो देयर इज़ नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी। 8वें दिन भी देयर इज़ नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि फॉलिकल मैच्योर ही नहीं हुआ। पहले तो फॉलिकल बनेगा, मैच्योर होगा, साइज़ ग्रो करेगा, फिर उसमें से रप्चर होगा एग। अब
अभी उसको कहना एंडोमेट्रियम उसकी दोबारा बनी नहीं है, एंडोमेट्रियम उसकी हेल्दी हुई नहीं है, फॉलिकल उसके बने नहीं है, प्रेगनेंसी कहाँ से हो जाएगी? देयर इज़ नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी। कॉन्सेप्ट बना है। इसी तरह एग रिलीज़ हो गया 14वें दिन, तो अगर 14वें दिन पे मीटिंग करते हैं मियाँ बीवी तो 3 दिन तक 15वां 16वां 17वां, क्योंकि उसकी स्पर्म की लाइफ 3 दिन है, तो उनकी आपस में चांसेस हैं कि वो अगर वो मतलब प्रेगनेंसी की चांसेस हैं 3 दिन बाद और 3 दिन पहले लगा लेना आप, 11 से 17, 5 दिन का मार्जिन मैंने आपको दिया। 17वें दिन के बाद मेंसेस हम स्टार्ट करते हैं पहले दिन से, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, वहाँ से काउंटिंग करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, पता है इसका? वहाँ से काउंटिंग करते हैं, वहाँ से आप काउंट करें। यकम को एक फ़ीमेल को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है, 17वें दिन से 27 दिन तक बहुत चांसेस ऐसे ऐसे कम हो जाते हैं प्रेगनेंसी के। 17वें दिन के अंदर कम है, 18वें दिन के अंदर उससे कम है, 19वें दिन के अंदर कोई चांस नहीं, 20वां 21 22 देयर इज़ नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि देयर इज़ नो एग इन फैलोपियन ट्यूब इन एम्प्यूला, क्योंकि एग 14वें दिन निकला था और 15वें दिन एग मर गया। नहीं समझ आई? पक्का? ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली जब आप फीमेल पेशेंट से डील करेंगे आपको बेनिफिट देगा ना ये कॉन्सेप्ट। जब आप उनको गाइड करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा ना कि मैं क्या बता रही हूँ। बोलो, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाएंगे आप अगले लेक्चर में? पक्का वादा? वादा याद रिवाइज करके आएंगी? नहीं हो गया बस